बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। अगरचे ईरान में तबाही जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कहने वाले ये कह रहे हैं कि ईरान ना सिर्फ सर्वाइव कर जाएगा बल्कि अमेरिका को यहां से निकलने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या हालात हैं, ईरान क्यों सर्वाइव करेगा, गलती क्या हो रही है अमेरिका से और इसराइल से, इस पर बात करनी है। लेकिन इससे पहले दो और खबरें हैं। एक तो ये कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके वकला ने मरवा दिया। दूसरा ये कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उसने एक कानून पास करके इमरान खान की रिहाई के रास्ते जो हैं वो महदूद कर दिए हैं। ये एक ख्याल है। इन दोनों मौजूआत पे बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह कि 5 मार्च को हमारी पार्लियामेंट ने पहले सेनेट में एक प्राइवेट बिल पेश किया गया, वही बिल फिर कौमी असम्बली में पेश किया गया। एक ही दिन में वो बिल जो है वो मंजूर हो गया। वो नैब ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई थी। अच्छा, वो ना सिर्फ बिल मंजूर हो गया बल्कि उसी दिन जो सदर ने उसकी मंजूरी दे दी 5 तारीख को ही, और 5 तारीख को ही उस बिल पे अमल दरामद भी शुरू हो गया। उसने काम भी शुरू कर दिया। पहला काम तो ये उन्होंने किया कि जो पुराना कानून था नैब का, उसमें जो लिखा हुआ था कि अब जो चेयरमैन नैब है वो 3 साल के लिए उसका तकर्रर होगा और वो काबिल तस्वीर नहीं होगा। ये जनाब इन्होंने तरमीम कर दी इसमें, और तरमीम करके ये कह दिया कि जनाब ना सिर्फ ये कि उसको तस्वीर दी जा सकती है चेयरमैन नैब को, बल्कि नए चेयरमैन के तकर्रर तक वो कंटिन्यू करेगा अपना ओहदा जो है टिल फर्दर ऑर्डर। अच्छा, बहरहाल अब वो जो नोटिफिकेशन है वो इस कानून के तहत वो जारी हो गया है, और जो हमारे चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब, उनकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो जानी थी 6 मार्च को। 4 मार्च को मेरे ख्याल उनका नोटिफिकेशन हुआ था 2023 को। तो अब जनाब उन्हें इस नोटिफिकेशन के ज़रिए 3 साल की मज़ीद जो है वो तोसी मिल गई है, यानी 6 मार्च से लेके वो 3 साल मज़ीद ये अपने ओहदे पे कायम रहेंगे। यानी जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब जो है वो 5 मार्च 2029 तक अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरी जो तरमीम की गई है, जो मैं कह रहा था कि इमरान खान की रिहाई के रास्ते जो हैं वो मसदूद कर दिए गए हैं। और ये तो सर पे वो जनाब कहते सिर तमामा रख लिए इन्होंने पीटीआई वाले ने कि एक ही हो गया सकनाल। मुखालफत तो की इन्होंने, लेकिन बहरहाल उनके पास अक्सरियत है, उन्होंने वो मंजूर कर लिया बिल जो है। अब उसमें जो है उन्होंने सेकंड अपील की जो ऑप्शन है वो दे दी है जो नैब के मुल्जमान है। एक तो वो कादर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें उन्हें सजा हुई है दोनों मियाँ बीवी को, और दूसरा तोशाखाना 1 केस जो है उसमें उन दोनों को नैब की अदालत ने सजाएं दे रखी हैं। अब होता यह है कि ना पहले तो ये होता था ना, हाई कोर्ट में अपील जाती है और उसके बाद हाई कोर्ट में जो फरीक जो है, जिस फरीक के खिलाफ वो फैसला आता है वो अपील कर सकते हैं, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको याद होगा कि चंद दिन पहले केस लगा था, एक कैदी था, वो जनाब मेरे वो हार्ट का मसला है, बाईपास होना है, तो मुझे जनाब जमानत पर रिहा किया जाए। तो वकील अब्बासी साहब ने कहा जनाब वहां जेल में तो ना सिर्फ दिल का नहीं इलाज होता बल्कि आंखों का इलाज भी नहीं होता। उस दिन मैंने ये अर्ज किया था जनाब ये तो उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे आसिफ सईद खोसा ने ये कहा था कि इधर उधर कितने फिर रहे हो, पनामा वाले केस थे, साढ़े को लाओ। और फिर वहां गए थे ये इमरान खान साहब, तो फिर इनके हक में फैसला हो गया था। मैं कहा शायद अकील अब्बासी साहब भी ये सोच के बैठे हुए जब हाई कोर्ट से जो अपीलें वगैरह मुस्तरद होगी इमरान खान की वो हमारे पास ही आनी है ना, कोई गल नहीं इसे देख लेने। अब वो कानून ही बदल दिया उन्होंने। वो जो सेकंड अपील करनी है मुलजम ने या सरकार ने, वो जनाब अब जाएगी आईनी अदालत में, वफाकी आईनी अदालत में। अच्छा, वो जो मुतलका सेक्शन है 32 से वो सेकंड अपील वाला, उसमें उन्होंने तरमीम करके कह दिया जनाब अब वहां जाएगी, और वहां जो क्वेश्चन है ना वहां वो जो रेज करेगा वो यही देखेगा जनाब जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें क्या कानूनी सुकम है। बस सिर्फ ये, पहले भी वैसे यही होता है, जो अपील में सिर्फ यही देखना होता है कि कोई वो जो कानून का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया, यही देखना होता है। अब भी वही है। अब इनकी ये अपील जो है ये आईनी अदालत में जाएगी, और इन्होंने तो पहले ही ये कहना शुरू कर दिया हुआ है, बल्कि जब से आईनी अदालत बनी है तो वो कहते हैं जनाब अपने मखसूस मकासद के लिए जनाब ये हुकूमत जो है इसने ये आईनी अदालत बनाई है। अगर ऐसी बात है
फिर तो जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले होंगे वो अब उधर ही जाएंगे। वैसे ये अजीब बात है, जो आईनी अदालत है वो जो बनाई गई थी वो तो ये कह के बनाई गई थी कि वो मुकदमात जिनमें आइन की तशरीह या कानून की तशरीह का मामला होगा वो उधर जाएगा, लेकिन साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात थे, इंसाफ की मुकम्मल फराहमी और इस तरह के दीगर जो इख्तियारात थे वो भी उधर तफवीज़ कर दिए गए थे आईनी अदालत को। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर इख्तियारात क्योंकि आईनी अदालत के पास चले गए हुए हैं, तो फिर तो ये अपीलें जो हैं ये इनका जवाब बनता है कि वो सुन सकती है इनको। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल जो है ये जरूर है, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको पास किया, उसको चैलेंज करें अदालत में। और दूसरा ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनके वकला ने, इमरान खान के वकला ने इनको मरवा दिया। अब ये देखें जनाब, जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन, उनकी अदालत ने 20 दिसंबर 2025 को बुशरा बेगम और इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सजाएं सुनाई। अच्छा, 20 दिसंबर 2025 को फैसला आता है और 29 दिसंबर को 2025 को ये जनाब अपील फाइल कर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इन्होंने उसमें एक दरखास्त दी हुई थी जनाब, ये जो है ना फैसला मुअत्तल किया जाए, अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी और जमानत पे इमरान खान और बुशरा बेगम को जनाब रिहा किया जाए। अब जो केस लगता है उस पर भी ऑब्जेक्शन लग सकता है जनाब, थोड़ी देर अपील ते ऑब्जेक्शन लगाया तुसी ये मुतफरक दरखास्त लैके कितों आ गए, मिसलीनियस सिविल मिसलीनियस कितों लैके आ गए हो, पहले वो ऑब्जेक्शन तो खत्म करवाओ ना। वो केस लग गया अदालत में। अब वहां जो सूरत हाल है, जो पता चला है कि इनके वकला ने कैसे मरवाया है, वो अब ये कह रहे हैं, वहां पता ये चला जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है कि जनाब ये कर रहे हैं जो 29 दिसंबर को ये अपील फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो वकला के वकालतनामे हैं, जो इमरान खान ने इनको वकालतनामे दिए हैं, उनपे जो दस्तखत हैं वो जुलाई के हैं। वकालतनामा को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होता, तो इसमें जो इमरान खान ने दस्तखत करने थे वो इन अपीलों के लिए उन्होंने, बुशरा बेगम ने और इमरान खान ने वकालतनामा साइन करके देना था। वो जेल काम के जरिए, ज़ाहिर वो जेल में बंद है, तो इन्होंने वकालतनामे पे साइन करवाने थे। अब ये कहते हैं इनके वकला ये कह रहे हैं कि जनाब वो टाइम जो है वो गुजरता जा रहा था, हालांकि इनके पास टाइम था, 1 महीने का टाइम था, लेकिन इन्होंने जनाब इंतजार नहीं किया और 9वें दिन जो है देनी जानी 29 दिसंबर को ही अपीलें फाइल कर दी और कह ये रहे हैं कि क्योंकि जेल काम हमें वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करवा के दे रहे थे, इसलिए हमने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे पुराना जो वकालतनामा हमारे पास पड़ा हुआ जुलाई वाला, तो उसी के तहत जनाब अपीलें फाइल कर दी। अब जो कानून है, कानून ये कहता है कि जनाब ये ना वकालतनामा वैलिड है, ना ही ये अपीलें वैलिड है, क्योंकि इन वकीलों के पास इख्तियार ही नहीं था उस वकालतनामे, जुलाई वाले वकालतनामे के तहत जनाब आप अपीलें फाइल कर दें, लेकिन उन्हें अपीलें फाइल कर दी। अब वो केस फिर ऑब्जेक्शन केस के तौर पे लगा मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो की अदालत में, तो वहां उन्होंने कहा जनाब ये तो दफ्तर तो ये कह रहा है कि जनाब आपकी जो दरखास्त है वो टाइम बाउंड हो गई, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जो है आपने ये अपीलें फाइल ही नहीं की, क्योंकि कानून के तहत ये अपीलें बनती ही नहीं है, क्योंकि वकालतनामा ही नहीं है और ना इख्तियार है इन वकला के पास। तो उनके जनाब ये तो हो गए टाइम बाउंड, टाइम गुजर गया हुआ है, तो उनके जनाब हमने तो इसलिए किया था। ये अदालत में आते, इनकी बहनें आती, कोई भी आता, वो कहते हैं जनाब ये हमारे भाई क्या वो वकालतनामा साइन नहीं हो रहा, वहां से काम शुरू करते। इन्होंने फौरी तौर पर अपीलें जनाब दाग दी अंदर, और या ये वकील ही आते कि जनाब हम इस केस में वकील थे उनके ट्रायल के दौरान, अब हमने साइन करवाने हैं वकालतनामे पे, लेकिन वो जो है वो वकालतनामा साइन नहीं हो रहा, जेल का मदद नहीं कर रहे। तो ये बहरहाल अब उन्होंने कहा है जज साहब ने कि जनाब आप जो है ना ये कंडोनेशन के लिए आप दरखास्त दें। कंडोनेशन की दरखास्त जो होती है जनाब, जो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपील फाइल ना की जाए तो फिर अदालत को बताना पड़ता है कि जनाब ये वजह होगी थी, ये कानूनी जवाब है जिसकी वजह से हम ये अपील जो है ये फाइल नहीं कर सके। वैसे यहाँ बड़े लंबा यानी कि 10-10 साल भी अपीलें जो है वो बात मंजूरी है। ये जो नवाज शरीफ को सजा हुई थी हेलीकॉप्टर केस में, त्यारा केस में, सारी वो इन्होंने अपीलें फाइल ही नहीं की थी, बाद में आके अपीलें फाइल की थी। और फिर वो जो है कंडोनेशन के लिए उन्होंने दरखास्त दी थी, और मेरा ख्याल है कि सदक जिलानी साहब की सरबराही में बेंच था, उन्होंने वो कंडोनेशन वाली दरखास्त जिनकी कबूल की थी, उनका जनाब उस वक्त पीसीओ जज आ गए थे, वो इंसाफ की तवक्को नहीं थी, अल्लाह खैर सलाह, तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब बिल्कुल ठीक है, पीसीओ जज थे, पीसीओ जजों के खिलाफ फैसला भी आ गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी बुनियाद पर अब ये कंडोनेशन की दरखास्त देते जनाब 1-1 दिन का हिसाब देना पड़ता है,
कि जनाब फलान दिन ये वजह हो गई थी, दूसरे दिन ये वजह हो गई थी। अब ये कंडोनेशन के लिए ये वाला जो जवाब है कि जनाब वो जेल काम जो है वो जनाब साइन नहीं करवा के दे रहे थे, ये कोई जवाब नहीं है कानून की नजर में कि जनाब आपने कोई मुतबादल रास्ता या दादरसी के लिए कोई फोरम इस्तेमाल किया था, आपने हुकूमत पंजाब को, होम डिपार्टमेंट को कोई दरखास्त दी थी कि जनाब वो हमारे साइन नहीं करके दे रहा, और फिर वो दरखास्त अगर होम डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था तो फिर आप हाई कोर्ट आए थे कि जनाब हमने जो होम डिपार्टमेंट में दरखास्त दी हुई है लेकिन जनाब वो कार्रवाई नहीं कर रहा, आपने कोई अदालत से आर्डर लिया। अगर ये दरखास्त देते हैं कंडोनेशन के लिए और जज साहब जो है वो उस जवाज को कबूल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जजमेंट है तोशाखाना 2 वाली बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ, ये जनाब फाइनल हो गई हुई है, खत्मी हो गई हुई है। ये जो उनके वकला है, पहले भी मैंने कहा था जी वो गरीब किस्म की बात, अच्छा वो जनाब एतराज लगा के रख लिया था, और भाई मेरे अगर आपकी अपील नहीं लग रही, वो हमारी अपील लग रही थी तो हमने समझा, समझने से नहीं होता। ये जहां हमारे सामने वकील जो है वो अपील फाइल करते हैं, वो पीछे चले रहते हैं दफ्तर के, मुंशी रोजाना जाके पूछता है कि जनाब को इतराज लगा, और इतराज लगा के उनको एक कॉपी दे दी जाती है। ये पता नहीं किसको बना रहे हैं पागल या क्या कर रहे हैं। आप आते हैं जनाब ईरान, इसराइल, अमेरिका बाहर की तरफ, तो पहला नतीजा जनाब इसका आ गया, तेल का क्राइसिस जो है ये पैदा हो गया, ये जो आपने हुर्मुज़ बंद की हुई है उसके बाद, और फिर जो खलीजी ममालिक जो ज़ाहिर तेल बरामद करते हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, और फिर उसके बाद ज़ाहिर सूरत हाल ऐसी होनी थी, कुछ ने तो जनाब कुवैत जो है उसने तो अपनी पैदावार ही रोक दी है कि उसके जो ज़खायर थे वो भर गए हैं, तेल के जो हैं एक्सपोर्ट हो नहीं रही। तो अब जनाब ये पूरी दुनिया में एक क्राइसिस पैदा हो गया, और हम पाकिस्तानी माशाल्लाह ऐसी कौम है, तो मैंने ये कहा था पैनिक क्रिएट करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान मुतबादल ज़राए से कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जो वजीर है मुतलका वो मिले थे उनके सफीर के साथ और रशिया के साथ, सॉरी वो सऊदी अरब के साथ भी रब्ता किया था कि जनाब आप हमें ज़रा लंबे रूट वाला तेल दे दें, उनको जनाब बिल्कुल देवांगे। और फिर भारत को अगर अमेरिका जो है ये इजाज़त दे रहा है, 30 दिन की मोहलत दे रहा है कि 30 दिन तक आप मजीद रूस से तेल खरीद सकते हैं, तो हम तजर्बा कर चुके हुए हैं रूस से तेल खरीदने का। अगर उस तेल का मेयार जो है वो हमारी रिफाइनरी के साथ मैच नहीं करता, लेकिन बहरहाल हम उसमें तेल मिक्स करके अपनी रिफाइनरी से काम चला सकते हैं। ये एक, और अजरबैजान वाली जो बात है वो फिर वो भी एक लंबा प्रोसेस है। अजरबैजान ने तो खुली ऑफर देती है ना सानू, लेकिन मसला है कि वो भी एक जगह तो फिर ना जमीनी रास्ते तो ही पाकिस्तान जो ना वो दाखिल हो सकता। अब सूरत ये बनी है कि हमारे जनाब जो लोग हैं वो जनाब पेट्रोल पंपों में पहुंच गए, एक पैनिक क्रिएट हो गया हुआ था। तो ये तो जनाब अंडरस्टूड बात है कि तलब और रसद का मामला होता है। अगर आप एक हफ्ते का तेल जो जखीरा किया होता है पेट्रोल पंपों ने, एक हफ्ते का जो तेल होता है वो एक दिन में खरीद लेंगे, तो पेट्रोल पंप तो खाली हो जाएंगे, फिर कीमत तो बढ़ेगी। अब बहरहाल आलमी तनाज़र में भी देखें और मुल्की हालात में भी देखें तो जनाब पाकिस्तान वो जो आलमी मंडी है उसमें तेल की जो कीमत है ना फी बैरल, वो $106 से तजावज़ कर गई हुई है, बल्कि अब जब मैं कर रहा हूँ अब और भी $1-2 बढ़ गई होगी। और वो जो कह रहे हैं कतर वाले वो कह रहे हैं, बल्कि जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये $150 तक फी बैरल कीमत इसकी जा सकती है। और पाकिस्तान ने जनाब वो 55 रुपए और 50 पैसे कीमत बढ़ा दी है पेट्रोल की भी और डीजल की भी। और पेट्रोल जो है वो 321 रुपए 17 पैसे और डीजल जो है वो 335 रुपए 88 पैसे उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तो ठीक है जनाब लाइना शायद घट जान, लेकिन असी बड़ी जल्दी जिन्हें ने एकदम घबरा जाने कि यार गड्डियां भर के खड़ियां कर ली है पेट्रोल नहीं, पता नहीं की हो जाएगा जनाब, और देख लो फिर नतीजा क्यों ना ज्यादा हो सकता है। अगर हम वो सहज सहज आराम के साथ ये कर रहे होते, ये इसमें ना पड़ते, जखीरा अंदोजी में ना पड़ते, तो मे भी ये एक हफ्ता और गुजर जाता। लेकिन अब उन्होंने ये किया कि जनाब हर हफ्ते कीमतों का तयन हुआ करेगा। और इसमें एक और चीज जो देखने वाली है कि ये जो जंग हो रही है ईरान वाली जो जंग है, इसमें अगर आप देखें तो, और वो वेनेजुएला वाली जो जंग हुई है, कि ये भी बातें होना शुरू हो गई हुई हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अपने सदारती ओहदे को इस्तेमाल करते हुए अपना जो उनका जाती बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, उसकी तरवीज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बल्कि वो जो फॉरेक्स का काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं ना इसने
जुमे की रात या हफ्ते वाले दिन कुछ ऐसा काम करना होता है कि जनाब पीर वाले दिन जो है वो फॉरेक्स जो मंडी है वो संभल नहीं पाती और सारा प्रॉफिट ये ले जाता है बंदा। अब क्या हुआ, एक तो वेनेजुएला वाला, इसको तो पता था जनाब मैंने इसराइल के साथ मिलकर ये वारदात डालनी है। वेनेजुएला के अमली तौर पे तेल के तमाम ज़खायर जो हैं वो अब इनके कब्जे में है और इनके दोस्त अहबाब और ये वो उनकी जो कंपनियां हैं वो जनाब धड़ाधड़ तेल खरीद रही हैं। और इनके जो साहबजादे हैं बेरोन ट्रंप, उनके बारे में ये पता चला है कि उन्होंने इस जंग से 2 दिन पहले $30 मिलियन का तेल खरीदा है और चीन जो है उसने अपनी रिफाइनरीज जो हैं उनको ये कह दिया हुआ है कि जनाब आप जो है ये तेल जो है अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भी अपने जखीरे महफूज कर रहे हैं तेल से, क्योंकि ट्रंप साहब कहते जंग लंबी चलनी है। और दूसरी जो बातें हो रही हैं कि जनाब आप नए हुर्मुज़ में ईरान ने इजाज़त दे दी है कि जनाब पाकिस्तान, रूस और चीन उसके जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं। अगर ऐसी ये खबर जो है ये खबर दुरुस्त नहीं है। अगर उसने इजाज़त दे भी दी है ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। वहाँ 20,000 के करीब जहाज जो है ना वो फंसे हुए हैं जिन्होंने वहां से गुजरना है। और वो है कितनी, वो 33 किलोमीटर वो चौड़ी है। एक तरफ यूएई है, आधी यूएई के कब्जे में, आधी ईरान के कब्जे में। लेकिन वहां कानून शनून तो कोई नहीं देखता ना, अब तो कानून रह ही नहीं गया ना। अब जिसके पास ताकत है वही, अब ईरान कह रहा है जनाब अगर वहां से कोई गुजरा तेल वो को लेके माल बरदार जहाज, जंगी जहाज जो भी होगा तो हम तो जनाब उसको उड़ा देंगे। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ सर्वाइव करेगा ईरान बल्कि अमेरिका को यहाँ से वापस जाने पे भी मजबूर होना पड़ेगा। और ये जंग आखिर में जाके ना इसराइल और ईरान की ये जंग बन जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें हैं उनका हम तजिया करके देख लेते हैं। एक तो ये है कि जनाब ये ईरान जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमने ये तबाही मचा दी, हमारे वो जनाब मिसाइल जो जनाब बंकर बस्टर हैं वो नीचे ज़मीन तक चले जाते हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल, बल्कि अमेरिका ही ये दावा कर रहा है जनाब हमने कमर तोड़ के रख दी है ईरान की। और वो कह रहे हैं कि ईरान जो हमले करता था मिसाइलों के साथ उसमें 90% कमी आई है और ड्रोन्स के साथ जो हमले करता है उसमें 83% कमी आई है। ये उनका दावा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसराइल में जो मीडिया है, आलमी मीडिया, वहां सख्त किस्म की सेंसरशिप आयद है। खबरें बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ वही खबरें जा सकती हैं, सिर्फ वही फुटेज बाहर जा सकती है जिसकी इसराइली हुकूमत इजाजत देती है। बड़ी सख्ती की हुई है। और जो वहां से निकल के आए हैं साफी, वो ये बता रहे हैं कि जनाब तबाही का कोई शुमार नहीं है। वहां जो ये झूठ बोल रहे हैं इसराइल वाले और अमेरिका वाले। और दूसरी तरफ ईरान जो है उसने अपना मुल्क जो है वो आलमी मीडिया के लिए खोल दी है। बल्कि CNN को तो उन्होंने खुसूसी तौर पर दावत दी है कि आए जनाब आप आज़ादाना यहाँ पे रिपोर्टिंग करें और देखें यहाँ क्या हाल है। जो ईरानी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और दूसरी बात जो है कि जो प्लानिंग गलत हो गई है, जो वहाँ इन्होंने ब्रीफिंग दी है कांग्रेस में, वहाँ के पेंटागन के लोग थे और वजीर दिफा इस तरह के जो लोग थे उन्होंने जो दी है, वहाँ जो रोला चलाई पड़ा था, तो वो जनाब वो वहाँ ये कहते हैं कि जनाब ये बताने से कासर रहे हैं वो काम कि जनाब जंग शुरू तो कर दी है, अब ख़त्म कैसे करनी है। पहले कहते थे जनाब हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ा बुनियादी असूल है जंग का कि जनाब जो जंग शुरू करने वाला होता है अगर वो समझता है कि मैं पावरफुल हूँ तो मैं अपने मुकासद इतनी देर में हासिल कर लूँगा और फिर मुकासद हासिल करने के बाद इस अंदाज में ये जंग बंद कर दूंगा। अब ये 4 दिन से शुरू हुए, 6 दिन में चले गए, फिर जनाब हफ्तों में चले गए, अब महीनों की बात कर रहे हैं। जनाब महीने भी लग सकते हैं। इनको यही नहीं पता, इनको ये अंदाजा नहीं था कि आगे से इस अंदाज में वो जो ईरान है वो रिटेलिएट करेगा। और दूसरा इनका ये ख्याल था कि जनाब ईरान जैसे वो उसने शुरू में आगाज में ही जनाब जिनके अड्डे शड्डे हैं जिन ममालिक में वहाँ हमले शमले शुरू कर दिए थे, दुबई, कतर, ये वो, कुवैत, इराक, तो इनका ख्याल था जब अरब ममालिक हैं वो रिटेलिएट करेंगे, जवाबी हमले करेंगे। लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो जवाबी हमले नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं जनाब हमारे पास अपने दिफा के लिए बहुत सारा साजो सामान है। अच्छा ये नहीं है कि जनाब उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, मिसाइल नहीं है, फजाइया नहीं है कि वो ईरान पे हमले नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसी तो नहीं हुक्मरान बन के बैठे हुए कि जनाब मैं उठ गया और मैं जनाब फिलहाल इलाके पे कब्जा करके बैठा हूँ और उसकी तरक्की और ये वो पैसे पूछते जनाब इसके लिए। उनके पीछे भी कुछ सोच है ना, दिमाग है ना उनके।
तो वो समझते हैं कि इस मौके पे ये हमें इस तरीके से रिटेलिएट करके, यानी कि वो अमेरिका और इसराइल का मोहरा बन के ये हमले नहीं करने चाहिए। और पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, वो अजरबैजान वालों के साथ भी हमारी बात हो गई हुई है, और तुर्किया वालों के साथ भी, सऊदी अरब, ईरान के साथ, सबके साथ हमारे राब्ते शाब्ते चल रहे हैं। पहले ईरान ने ये कहा कि जब हम तो सऊदी अरब पे हमले नहीं कर रहे, और फिर उन्होंने जो तुर्किया के ऊपर हमला हुआ, नेटो वालों ने एक चालाकी की थी, वो चालाकी जो है वो तुर्किया वालों ने पकड़ ली है, उस पर भी बात की है। फिर अजरबैजान के ऊपर जनाब एक जो हमला हो गया, ड्रोन अटैक, तो वो बड़े जनाब जज्बाती हो गए, अजरबैजान वाले हम बदला लेंगे, ये करेंगे। वो उन्होंने आपस में फटा ना, ईरान के अंदर भी अजरबैजान है ना, तो वो एक जो तनाज़ा था, जो आर्मीनिया के साथ जंग थी, तो उस वक्त भी ईरान ने उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि आर्मीनिया के साथ ही वो फिट होकर बैठे हुए थे। तो वो उन्होंने पुराना गुस्सा भी आएगा, वो कहते जनाब असी बदला लेना। तो फिर उनको समझाया गया, और पता ये चला कि ईरान वहां से भी मुकर गया, उन्होंने कहा सीधे थोड़े हमला नहीं किया, पता करो कि नहीं किया, ये सारी गल्लां। तो अब खबरें ये हैं कि जो नायब वजीर खारजा हैं ईरान के, काज़म गरीबाबादी, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे पास तो कोई वजह ही नहीं है कि हम तुर्किया को निशाना बनाएं, उसके साथ तो हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। और दूसरा, ईरान ने, अल जजीरा की ये खबर है, बल्कि कल परसों की ये खबर है कि जनाब उन्होंने ये कहा है, शुक्रिया अदा किया है कि जनाब आप जो है अपनी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे। इसराइल को ये पसूड़ी पड़ी हुई है कि जनाब ये आपस में क्यों नहीं लड़ रहे। अब वो अमरीकी एक साफी जो है तजदिया नगार, उन्होंने ये कहा भी था कि जनाब ये कतर और वहां ना बंदे पकड़े गए हैं मुसाद के, जो ये बमबारी शमबारी धमाकों शमाकों के चक्करों में पड़े हुए थे। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब उनकी तो ये प्लानिंग भी है कि वो अल-कुद्स जो है, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कई दफा कोशिश तो कर चुके हैं, वहां उनको टेम्पल चैम्पल बनाना है, थर्ड टेम्पल पता नहीं क्या बनाना है उन्होंने। वो कहते हैं खुद ही उसके ऊपर मिसाइल मजूल मार के ना उसको शहीद कर देंगे, और नाम ईरान का लग जाएगा। लेकिन अब ये मामला जो है, जदीद दौर में टेक्नोलॉजी सैटेलाइट का दौर है, ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कर सकेगा इसराइल। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उन्होंने कई कार्ड खेल के देखे, और अब जो लेटेस्ट कार्ड है जनाब मजहब का कार्ड, वहां से तो ये बातें भी सुनने में आ रही थी ना, ट्रंप साहब ने वो अपने कहा है, जो कमांडर्स वगैरह हैं, कि जनाब अपने सिपाहियों को बताए कि जनाब वो ख्वाब शाब आते हैं ट्रंप साहब को, और वो उसको ख्वाब में इल्हाम हुआ है कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना। अब जनाब उन्होंने वहां, ट्रंप साहब ने जितने भी वहां पोप और पादरी सारे इकट्ठे करके उनसे दुआ करवाई है अपनी फतह के लिए, यानी मजहबी टच। पहले तो जनाब वो अरबी और ईरानी वाला, फिर वो कुर्दों वाला, फिर तुर्क को बीच में लपेटने की कोशिश की, नेटो को बीच में लाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बन रही। अच्छा, बहरहाल वो, अब दूसरी तरफ जो तुर्की के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसराइल के लिए सिर्फ यही बात करेंगे कि हमारा सब्र जो है ना वो इंतहा को पहुंच चुका हुआ है। इसराइल अमन नहीं चाहता, अगर वो अमन नहीं चाहता तो फिर वो जान ले कि वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। और दूसरी एक बात जो उन्होंने की है कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि तुर्किया हर तरह की चालों को बेनकाब करने और उन्हें नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। ये जो चालें शालें चल रहे हैं उसकी उन्होंने बात की है। और फिर सऊदी अरब जो है, उसने भी इससे, उनके जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने क्या बात की है, वो टीवी चैनल्स पे चल रहा है उनका जनाब कि इसराइल हमेशा से कत्लो गारत और खित्ते की तबाही का बायस बन रहा है। ये बात हमने गजा में भी देखी, इसराइल इस खित्ते की तबाही चाहता है, ये बात। और फिर अरब लीग का हंगामी इजलास हो रहा है इतवार वाले दिन कल, वो वज़ीर खारजा का, तो वो भी कोई फैसला करेंगे जनाब करना क्या है, ईरान के साथ निपटना है, इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ कैसे निपटना है। और अमेरिका ने ये कह दिया इन वज़ीर खारजा को, सबको, अरब और खलीज कौंसिल के जो लोग हैं उनको, अरब लीग और खलीज को, नहीं नहीं भाई ये जंग नहीं रुकनी, अमीना तुम इजलास यूज करते फिर, लेकिन बारह वो इजलास होगा, पता चलेगा जनाब बात जो है वो कहाँ जाकर रुकती है, क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो ये मैं कह रहा हूँ, एक तो तेल क्राइसिस, बाकी उसके अंदर अपना अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं। अब वाशिंगटन पोस्ट की जो खबर है कि जनाब रूस जो है वो मैदान में आ गया हुआ है, ईरान की मुकम्मल मदद कर रहे हैं, और ईरान जो सही सही निशाने लगा रहा है इसराइल के ऊपर और अमेरिका की फौजी तनसीबात के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये रूस फराहम कर रहा है। और ईरान के जो वजीर खारजा ने इंटरव्यू दिया है तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या
ईरान सॉरी वो रूस और चीन आपकी मदद कर रहे हैं, वो कहते हैं पहले वो तो हमेशा से हमारी मदद करते हैं। फिर पूछा गया कि जनाब इस जंग में ये दोनों मुल्क आपकी अमलन मदद कर रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने एक मानेखेज मुस्कुराहट के साथ दिया। तो इससे भी अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है, और फिर जो क्राइसिस पैदा हो गया है और खलीज ममालिक में जो फ्लाइटें फंस के रह गई हैं, वो सारी चीजें, अच्छा वो मैंने पहले भी अर्ज किया, जंग दुनिया में कहीं भी लगती है तो फायदा पाकिस्तान को किसी न किसी अंदाज मिल जाता है। अब खबर यह है कि जो हमारी फ़िज़ाई हदूद हैं उनमें जो बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हैं उनमें 15% इजाफा हो गया हुआ है, और रोज़ाना जो परवाज़ें आ जा रही हैं वो 700 से तजावज़ कर गई हैं। और इस तरह हमें माजी में जो था वो 550-600 के करीब थी, तो जो यौमिया $8 लाख जो है वो हमें वो मिल रहे हैं उससे। ज़ाहिर है वो फीस लेनी होती है, अगर वहाँ पार्क हो रहे हैं तो हैंगर्स की फीस भी हमने लेनी है, वो पार्किंग फीस अलग है जो हम ले रहे हैं उन ममालिक से। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो गल्फ़ के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, तुर्किया है, इवन अज़रबैजान को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अहमक नहीं हैं। अब यही देखें, जो जहाँ हमला किया गया तुर्किया के ऊपर मिसाइल जनाब गिरा लिया नेटो ने, जनाब वो क्रॉस कर रहा था, तो वो अब ये पता चल गया तुर्किया वालों को, ये पता चल गया कि जनाब ये मिसाइल जो है ये तुर्किया के ऊपर तो हमलावर ही नहीं था। गिरने वाले इस मिसाइल की रफ्तार को देख के जो अंदाजा लगाया गया है, माहिरीन ने जो अंदाजा लगाया है कि जनाब ये तुर्किया में नहीं गिरना था, इसकी मंजिल तो कहीं बहरा रूम हो सकती थी, वहां इसने दूर जाके गिरना था। तो ये वो कहते हैं जनाब, ये जो तुर्किया का मीडिया वो ये कह रहे हैं जनाब नेटो ने जनाब ये एक चालाकी की है। पहले वहां के जनरल सेक्रेटरी ने जनाब ये तुर्क सदर को, तैयब एर्दोगान को फोन किया कि मुमकिन हमलों के लिए जनाब जो है वो हम आपकी हिफाजत करेंगे, और फिर 24 घंटे से कम वक्त में जनाब ये मिसाइल गिरा लिया और ये कह दिया जनाब देखें हम आपकी मदद को आ गए। फिर अमरीकी वजारत खारजा ने फौरी तौर पर तुर्किया के लिए तज़ियत का पैगाम भी जारी कर दिया। अच्छा, अब जो इतलात हैं वो ये नहीं चाहते तुर्किया से जनाब तुर्किया भी रिटेलिएट करे, जवाबी हमले शुरू कर दे, नहीं, वो ये चाहते हैं कि जनाब ये तुर्किया की जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए वो इस्तेमाल करने की इजाज़त चाह रहे हैं कि जनाब वहाँ कुछ हम करते हैं। और दूसरा जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये जो इसराइली हैं इनकी जो वहाँ लॉबिंग फर्में हैं, जो यहूदी हैं या फिर इसराइल है, ये जिस तरीके से लॉबिंग करते हैं, जो एलीट क्लास है जो हुकूमत पे असरअंदाज हो सकती है, उनको पैसा लगा लगा के इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है। वो लड़ने मारने पे उतर आते हैं इनके लिए। अब ये जो आपने फुटेज देखी होगी, ये जब जो ब्रीफिंग दी जा रही थी कांग्रेस के अंदर, जो सेनेटर हैं मेरियन, साबिक मेरियन कमांडर हैं सार्जेंट ब्राइन, वो जनाब उन्होंने शोर डाल दिया वहां पे कि जनाब हम जो है वो हम इसराइल के लिए क्यों लड़े, कोई इसराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता, ये उन्होंने कहा। तो जनाब उन्होंने कहा जनाब सार्जेंट एट आर्म्स जो वहां उनका निकालेंगे इसको इजलास से निकालने के लिए जनाब। अच्छा, अब वो 3-4 बंदे ना उसको निकाल रहे हैं। No one wants to fight for Israel. अभी जो फुटेज आपने देखी है, आपने देखा होगा आखिर में एक पेंट कोट वाला बंदा जो है वो बीच में घुसता है और वो उनका जो हाथ है वो दरवाजे के पीछे दबा के खड़ा हो जाता है और उनका हाथ टूट गया है सार्जेंट साहब का। तो ये साहब जो गए हैं ये कौन है? ये भी सेनेटर हैं और इनका नाम है टिम शीही साहब। अब जो शीही साहब हैं ये जनाब इन्होंने अपनी जो कैंपेन के लिए वहां तो ओपन करना पड़ता है ना, यहूदियों ने इनको $6 लाख दिए थे ये सेंटर बनने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए। तो ये तो इसलिए मरने मारने पे उतर थे, लेकिन वहां जब आवाजें उठेंगी वहां एक मोमेंटम बनेगा तो अब देखिएगा कि वहां क्या होता है। ट्रंप को वहां से निकलना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि जनाब ट्रंप साहब जो है वो जो कह दें वो कर देते हैं। ट्रंप साहब कई दफा यूटर्न भी ले लेते हैं और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं ये इसराइल, ऐसी सूरत वहां ये हो सकती है, मोमेंटम ऐसा बन सकता है कि ट्रंप साहब जो हैं ये इसराइल को तनहा छोड़ के वापस जा सकते हैं। ये कोई नहीं है कि जनाब वो शायद एटमी जंग छेड़ दें, इसराइल को कह दें जनाब कर लें तो वह दूसरी तरफ मामला जो है कहीं से कहीं निकल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जनाब ये इस तरीके से तरने वाला बन गया हुआ है। ईरानी डर ही नहीं रहे, जो इनकी खास थी हम जो हमला करेंगे और फौरी तौर पर रिजीम चेंज वाले आ जाएंगे। रिजीम चेंज वाले तो जाहल जो लोग हैं
वो रजा पहलवी की मैंने आपको बात बताई थी जनाब, उनको कैसे उन्होंने जनाब बेवकूफ़ बनाया कि जनाब हम जो जर्मन चांसलर के जनाब नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं। तो ये वहां लोग उठ नहीं रहे, वो ज्यादा मुतहद हो गए हुए हैं। ये पहले भी इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था। हमारे फील्ड मार्शल ने भी इनको ये बात बताई थी, भाई जी वो ईरानी होर तरह ने ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਸਣਾ ਨੁਸਣਾ ਕੋਈ नहीं हैगा। डू और डाई दी जड़ी ये सूरत हाल वही रहनी है इतने। और दूसरा जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे जनाब, जो कुर्द जो हैं वो हमारी मदद को आ जाएंगे। और नेतन्याहू ने झांसा भी दिया हुआ था। और पिछले दिनों जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने रब्ता किया जो 2 कुर्द लीडर हैं उनके साथ, तो उन्होंने साफ कह दिया हमने तो कोई वादा नहीं किया था, हम तो हालात देखेंगे उसके मुताबिक, हम तो अपने इलाके में ये अमन चाहते हैं। लेकिन कल जो है ये खबरें आना शुरू हो गई जनाब, वो जो है वो जो कुर्द हैं उन्होंने जनाब ईरान पे ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। तो अब उन्होंने कुर्दों ने तरदीद कर दी है कि जनाब हमने तो कोई नहीं किया। अब कुर्द जो हैं ये इसराइल और अमेरिका के हाथों डसे हुए भी हैं। ये इन्होंने कुर्द इलाके में ना, ये शाम वाला जो मामला है वहां उन्होंने धोखा दिया था, अमेरिका ने और इसराइल ने, अमेरिका ने बल्कि धोखा दिया था। इन्होंने जनाब वहां जो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां कुर्दों के ऊपर फायरिंग की और ये कहा जनाब ये तो जनाब इन्होंने किया है, ईरान ने हमला किया है। ये बहाना बना के जनाब कुर्दों को लड़ाई में झोंक दिया उन्होंने। लेकिन बाद में मुखालफिन के साथ अमेरिका ने डील कर ली और कुर्दों को मरने के लिए छोड़ दी। कुर्द इस हद तक कमजोर हो गए उस जंग में कि वो तुर्किया जो है, तुर्किया के साथ उन्होंने सुलह कर ली, एक तरह से हथियार फेंक दिए उन्होंने। वो अब देखे ना, जो नॉर्थ वेस्ट ईरान है वहां इनके वो कुर्दों के इलाके हैं और ये कहते हैं, उनको लारा लगा रहे हैं जनाब आपको जनाब यहाँ पे हम एक अलग स्टेट बना देंगे। तो जनाब वो तुर्की, अब लेकिन तुर्किया कैसे मानेगा? कुर्दिस्तान का इशू तो तुर्की के अंदर भी है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, ये दिलचस्पी की बात होगी आपके लिए कि जो कुर्द हैं वो एक कौम नहीं है, उस इलाके में रहने वाले सारे तो कुर्द कहलवाते हैं। वैसे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का नाम दे के वो जो कुर्द हैं, मुजाहिद है इस्लाम के, तो ये वो भी कुर्द थे, तो कुर्दों को उनके साथ जोड़ के ना एक अजीब किस्म की तस्वीर बनाई जाती है। ये जो कुर्द है ना, कुर्द ना इनका मजहब एक है ना जबान एक है। ये कुर्दों के जो इलाके हैं वहां 12 मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं, कई एक मजहब है उनके। अच्छा, उनकी शक्लें भी एक जैसी नहीं है, ये मैं बताऊं आपको। आप ये रिसर्च कर लें, गूगल चेक कर लें, गूगल पे जाके। कोई फिन्ने हैं, कोई हमारे जैसे हैं सांवले, और कोई जो है वो जो है गोरे हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल की जो प्लानिंग थी ना, वो नाकाम आप समझी होगी हुई है ना। खलीजी ममालिक जवाबी हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ना वो अमेरिका की बात माने, बल्कि अभी मुझे बता रहे थे एक साहब के जनाब कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब अपनी सरमायाकारी निकालें अमेरिका से, यानी अमेरिका को प्रेशराइज किया जा रहा है इस हवाले से। और फिर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वज़ीर खारजा की, हो सकता है मे भी वहां ये बातें भी होंगी जनाब बस आप बड़ा फंस गए हैं तो थोड़ी ऐसी होती है कि तो सरमायाकारी करिए। वो यूएई के एक ताजर ने, एक अरबपति ने वो खत भी तो लिखा है ना कि तुसी सानू एवं जंग च पाता यार, अच्छी जगह बोले अमन ना बैठे तो साने थे जनाब ड्रोन और मिसाइल अटैक्स करवाते हैं। बहरहाल जो है ना दूर अंदेश किस्म के माहिरीन, वो ये कहते हैं कि जनाब ईरान सर्वाइव भी करेगा और इस हद तक मजबूर हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपने ही लोगों के हाथों कि जनाब वो जो गुलामी है ना इसराइल की, उसमें निकलने में मजबूर हो जाएंगे, या कम से कम एक मरतबा जरूर निकल जाएंगे। और दूसरा पैसा अपने साइड तो बना रही है उन्होंने फैमिली जी, पैसे बन रहे हैं। तो ट्रंप साहब का जो पहली तरजीह होंगी तो पैसा ही होंगे। अब तक की जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो मेरा वोट जो उन लोगों के साथ है जो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान जो है ये सर्वाइव भी करेगा, ये जंग जो है आखिरकार इसराइल को अकेला लड़नी पड़ेगी और खलीज ममालिक उस तरह जंग में नहीं कूदेंगे और ट्रंप साहब जो मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ से अपने बेड़े बूढ़े निकाल के निकल जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।